जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 12 तारीख का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं 12 तारीख के करंट अफेयर्स से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहन चरण मांझी, दूसरा ऑप्शन है मोहन यादव, तीसरा ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू और चौथा ऑप्शन है आपका नवीन पटनायक। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये बीजेपी से हैं और ये यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। आपके उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे मोहन चरण मांझी। इसके पहले उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक जी। इसके पहले जो थे नवीन पटनायक जी थे, ये 24 साल मुख्यमंत्री रहे थे और अब जो है नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी रहेंगे। अच्छा जी, मोहन यादव आपके, जैसा कि आपको पता है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू जो हाल ही में अभी ये शपथ लेने वाले हैं और ये आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो नवीन पटनायक जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, वो जो उनकी पार्टी का नाम था वो था बीजू जनता दल और वो 14वें मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। और अब मोहन चरण मांझी जो बने हैं वो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज शपथ ली है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम उड़ीसा के बारे में। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहले हम देख लेते हैं मांझी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मांझी जी वर्ष 2000 में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और क्योंझर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चुने गए थे और वहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद फिर वर्ष 2009 में फिर से इन्होंने क्योंझर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा, वहाँ से फिर से जीत गए। 2019 में फिर से जीता और 2024 में फिर से जीता। तो ये 4 बार लगातार क्योंझर से ही चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और अब इन्हें यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उड़ीसा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है उड़ीसा का मैप और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है आपकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो नेबरिंग स्टेट है, ये छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका झारखंड है और इधर आपका वेस्ट बंगाल है और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में भी। तो इसकी जो बगल की स्टेट है वो आप एक बार देख लीजिए, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये इससे सटे हुए इलाके हैं। और मैंने आपको जैसा भी बताया कि आंध्र प्रदेश के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से हैं और वो जो है 12 तारीख को यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 12 तारीख को। चलिए, और मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जीती है, जिसका फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। और इसके पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी थे इसके पहले मुख्यमंत्री और वो वाईएसआर कांग्रेस से थे। तो वाईएसआर कांग्रेस को हरा के इस बार टीडीपी जो है वो चुनाव जीती है और चंद्रबाबू नायडू जो है वो 12 तारीख को यानी कि आज जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिक्किम। तो ये आपका जो उद्घाटन किया गया है ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिक्किम के बारे में। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका मैप है। तो यहाँ पे आपको ये आपका ये सिक्किम और यहाँ पे ये चिकन नेक है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से जोड़ती है।
इसको हम लोग बोलते हैं चिकन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये इंडियन आर्मी के ट्राई सर्विस के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये बंगाल, नॉर्थ बंगाल के कुछ पार्ट्स में और सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। ये विश्व पर्यावरण दिवस के दिन को ग्रीन पहल के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा जी, तो आप बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। तो इस बार भी 5 जून को ये मनाया गया था और उसी दिन इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कोर ने जो है इसका उद्घाटन किया। गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो है इसका नो प्लास्टिक मैनेजमेंट का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है सिक्किम में और कुछ पार्ट ऑफ बंगाल में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे सिक्किम के बारे में ही। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए सिक्किम का जो है मैप लगा दिया है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो आपकी है गैंगटॉक, और इसके नेबरिंग कंट्रीज जिसके साथ ये सीमा शेयर करता है वो आपकी है चाइना, उसके बाद नेपाल के साथ और भूटान के साथ। तो ये 3 कंट्री के साथ आप जो है सिक्किम जो है वो सीमा जो है वो शेयर करता है। अच्छा जी, तो सिक्किम का विलय कब हुआ था। सिक्किम का विलय हुआ था इंडिया में 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 से पहले ये जो है एक अलग कंट्री हुआ करती थी, ये अलग देश हुआ करता था। लेकिन 16 मई 1975 को इसको भारत में मिला लिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बन गया। ये भारत का 22वां राज्य बन गया, इसको भारत में मिला लिया गया था। अच्छा जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं और ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर यहाँ के हैं लक्ष्मण आचार्य जी, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। और इसके पहले इसको हम लोग बोलते थे किंगडम ऑफ सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट हैज़ प्रेम सिंह तमांग रिसेंटली टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, तो आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी उड़ीसा और डी सिक्किम। तो अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा से, इसके पहले भी प्रेम सिंह तमांग ही थे, अभी सेकंड टाइम जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने टोटल 32 सीट है वहाँ पे विधानसभा की, जिसमें से इनकी पार्टी ने SKM, इनकी पार्टी का नाम SKM है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसने 31 सीट यहाँ पे जीत ली है और ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी है और इनकी एज जो है वो 56 साल की है। तो और ये जो फंक्शन हुआ था, ये यहाँ पे राज्यपाल, जैसे कि आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर को जो ओथ दिलाते हैं वो राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और शपथ जो है गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में दिलाई गई है। तो गंगटोक जो है वो यहाँ की राजधानी है सिक्किम की, और उसके पलजोर स्टेडियम में इन्होंने शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पर सर्विस विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। हाल ही में खबरों में रही इस पर सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। अच्छा जी, तो ये इस पर जो है वो है क्या, इस पर सेवा, तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 बैंक के साथ, 3 नए बैंक, बैंक ऑफ इंडिया,
केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 बैंक, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो आर्मी पर्सनल को स्कीम सॉरी पेंशन्स दी जाती हैं, पेंशन्स के लिए ये सारी जो बैंक्स थी उनमें पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जो है बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी इसके साथ जो है, तो यहाँ पे चारों बैंक के लिए जो है हस्ताक्षर कर लिए हैं। और ये टोटल अब 15 बैंक अक्रॉस द कंट्री, मतलब टोटल अब 15 बैंक में जो है ये सुविधा दी जाएगी इंडियन आर्मी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये आपका मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इसके बारे में कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस क्या होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे जो है बदवा मजदूरी कराई जाती है, बहुत जगहों पे जो है मजदूरी कराई जाती है। तो इसको रोकने के लिए बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत इसकी 2002 में की गई थी। और इसका वर्ल्ड लेवल पे जो है बदवा मजदूरी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे ना करवाई जाए, इसके लिए जो है इसकी रोकथाम के लिए, इसकी जागरूकता के लिए ये जो है हम डे सेलिब्रेट करते हैं 12 जून। अच्छा जी, तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में ये आता है उसको हम लोग बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से लेकर 2016 में 5 वर्ष और 17 वर्ष की आयु में 5 वर्ष से लेके 17 वर्ष की आयु के बीच में 152 मिलियन बच्चे जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, जो श्रम मजदूरी करते हैं, बाल श्रम मजदूरी जिनसे करवाई जाती है। तो ये डेटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी थीम होती है, तो एक बार आप थीम देख लीजिएगा, बाकी बहुत डिटेल्स में नहीं पूछते हैं। और जो इंडिया में रूल रेगुलेशन है वो क्या है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी कारखाने नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। मतलब अगर 14 साल से कम एज का कोई लड़का है तो आप उसको किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी खतरनाक काम है तो आप उसके लिए उसको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, थीम क्या थी? थीम है इस बार आपकी, लेट एक्ट एज आवर कॉन्टिनेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। हिंदी में इसकी थीम है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। एक बार आप फिर से देख लीजिए, थीम क्या है, लेट एक्ट एज आवर कॉन्टिनेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। और हिंदी में थीम है इसकी, आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें। अच्छा जी, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया IOL का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारे डेटा जो है वो देती है और ये बाल श्रम के विरुद्ध जो है कार्रवाई करती है, और इसके जो भी डेटा होते हैं वो उसी के पास होते हैं। अच्छा जी, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था IOL का, वो हुआ था 11 अप्रैल 1919 में। 11 अप्रैल 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर इसका, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। IOL का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड से ही रिलेटेड है। तो वेयर विल बी द यूक्रेन पीस समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? यूक्रेन शांति समिट 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी रूस, सी यूक्रेन और डी नॉर्वे। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो
हेडक्वार्टर है IOL का, वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा। तो ये आप देख लिए, ये है स्विट्जरलैंड, आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका स्विट्जरलैंड है। चलिए, ये हमारा भारत देश है, प्यारा भारत, और ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड के बार्गेन स्टॉक एक शहर है, वहाँ पे ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है 15 और 16 जून को। तो इसमें टोटल 90 देशों ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन इसमें रूस को नहीं इनवाइट किया गया है। शांति समझौता रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन रूस को इनवाइट नहीं किया गया है। तो इस पर जो है चीन ने अपनी सहमति नहीं जताई है और उस पर सवाल उठाए हैं कि अगर रूस को ही इनवाइट नहीं करेंगे तो शांति समझौता कैसे। तो इसके लिए जो है उन्होंने अभी मना कर दिया है, भारत ने भी अभी इस पर सहमति नहीं दी है कि वो इसको ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मैंने आपके लिए मैप है और मैप में मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका रशिया है और ये आपका है यूक्रेन। तो रशिया की राजधानी आपकी मॉस्को है और यूक्रेन की राजधानी है कीव। पहले ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, लेकिन 1999 में ये जो है वो दो पार्ट में, सॉरी कई पार्टों में ये डिवाइड हो गया रशिया आपका। तो रशिया जब डिवाइड हो गया तो उसके बाद फिर अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। आपको पता ही होगा, बहुत दिन से ये न्यूज़ में है। तो 2 साल हो गए। अब इसने अटैक क्यों किया, इसका मेन रीज़न क्या था? तो इसका मेन रीज़न ये था कि नाटो कंट्रीज़ होती हैं जो अमेरिका के सपोर्ट में होती हैं। मतलब इसमें टोटल अभी 32 कंट्रीज़ हैं, 32 देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर, अगर आप किसी भी नाटो कंट्री पर अटैक करते हैं तो 32 देश की सेनाएं एक साथ मिलकर आपके ऊपर अटैक कर देंगी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसका जो नया सदस्य बना है वो बना है आपका 32 नंबर पे, ये है आपका स्वीडन। तो स्वीडन जो है आपका नया सदस्य बना है और उसके पहले जो है आपका नॉर्वे बना था। तो ये नॉर्वे और स्वीडन ये दोनों आसपास ही है। तो 31 पे आपका नॉर्वे बना था और 31 नंबर का नॉर्वे और 32 नंबर का स्वीडन बना था। ठीक है, 32 नंबर का स्वीडन बना था। तो ये जो है यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता था नाटो के साथ, लेकिन उससे पहले ही रशिया ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया चाहता है कि जो भी उसके पार्ट हैं जो भी टूट गए हैं वो उसके साथ ही रहें, वो नाटो उसके साथ ना जाए। तो होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आपका ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तो रशिया, चाइना, इंडिया और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो ब्राज़ील है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइज की जा रही है रूस में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसमें सारे देश के विदेश मंत्री जो है वो जाएंगे और उसमें बैठक की जाएगी। अच्छा, तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन ये हुआ था इसलिए कि जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, मतलब उभरती हुई जो आपकी अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जितनी भी कंट्रीज हैं जो उभर रही हैं अभी, जिनकी अर्थव्यवस्था अभी उभर रही है, उसमें आपका रूस है, भारत है, चीन है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है अपना एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसमें जो है हम अपना ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए एक समूह बनाया गया था। तो स्टार्टिंग में ये जो है बनाया गया था BIRC, मतलब 4 कंट्रीज थी टोटल, इसमें ब्राज़ील थी, रशिया थी, इंडिया और चाइना। इन चारों को स्टार्टिंग में बनाया गया था और 2006 में इसकी पहली बैठक हुई थी। 2006 में अनौपचारिक बैठक हुई थी, ये औपचारिक बैठक नहीं थी। तो इसमें 4 देश ही शामिल थे आपके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो टोटल इसमें 5 कंट्रीज़ हो गई और 5 कंट्रीज़ हो गई और इसका नाम रख दिया गया BIRCS, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स। तो इसमें आपकी आती है ब्राज़ील, आती है आपकी रशिया, आती है
उसके बाद इंडिया आती है, चाइना आती है और आपकी आती है साउथ अफ्रीका। तो ये सारी कंट्रीज़ आती हैं और इसमें टोटल आपके अभी 5 जो है वो देश थे 2010 में। अब क्या है इसका, अब इसमें टोटल जो है 10 कंट्रीज़ हो गई, 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई है। तो इसमें 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई हैं। तो 5 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं, उसमें आपकी 5 कंट्रीज़ जो ऐड हुई हैं उसमें आपकी मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है और ये सारी कंट्रीज़ इस बार ऐड की गई। टोटल 5 कंट्रीज़ और ऐड की गई हैं और 5 पहले से थी, तो टोटल 10 हो गई आपकी। टोटल ये 10 कंट्रीज़ हो गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको देखना पड़ेगा, ये आपका है 2014 में ब्राज़ील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक है जिससे ये सारी कंट्रीज़ जो है अपना लेन देन करती हैं, तो उसके समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे और इसका जो मुख्यालय है वो आपका है शंघाई चीन में। तो इस पे जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।